सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स के इस पेपर को। इस पेपर में हम लोग सभी जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल बेसिकली कह सकते हैं काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल पेपर था। आप लोगों के ओपिनियन क्या है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। इसका जो पीडीएफ है और साथ में इसमें जो सही क्वेश्चन में टिक लगे हुए हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी मिल जाएगा। उसके लिंक नीचे डिटेल से मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताप्ती। ताप्ती नदी की हमारी सहायक नदी है और ताप्ती नदी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ताप्ती बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा याद रखना, इसमें पूर्णा नदी पे एक डैम भी बना हुआ है। इसका नाम है हथनूर डैम, जो कि आपके अपने मध्य प्रदेश में तो नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। और दूसरी बात आप याद रखना कि इसका जो ओरिजिन है वो होता है बैतूल से। कहाँ से? बैतूल से इसका ओरिजिन होता है। एक याद रखना। अब ताप्ती का तो उद्गम मुल्ताई से होता है, वो आप जानते ही हो, लेकिन पूर्णा नदी का उद्गम भी बैतूल से होता है। भैंसदेही नाम की जगह है जहाँ से उद्गम होता है। और बाद में ये पूर्णा नदी ताप्ती से मिल जाती है। कहाँ पे? जिस पॉइंट में मिलती है उस जगह का नाम है मुक्ताई नगर, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जलगांव जिला है वहाँ पर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते क्वेश्चंस में। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य देश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, थोड़े पतला लेते हैं, दिक्कत हो रही है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मतलब हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश की जलवायु ट्रॉपिकल है क्योंकि बीच से कर्क रेखा गुजरती है 14 जिलों से, है ना। यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन भी लगभग सही है। तीसरा ऑप्शन है, राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि मध्य देश के बीचों बीच से हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, तो उसके साउथ में शीतोष्ण कटिबंधीय कैसे आएगा, टेम्परेट जोन कैसे आ सकता है। तो ये ऑप्शन बेसिकली यहाँ पर गलत है, इसलिए यही ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, कर्क रेखा इसके मध्य से गुजरती है। बिल्कुल सही बात है, कर्क रेखा बीच से गुजरती है और 14 जिलों को टच करती है। उसकी पूरी एक ट्रिक है, आप याद रखे होंगे, रघुआ राशि भौरासा दम जब कटने उमरासा, है ना। तो पूरे 14 जिले आप इस तरह से ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। चलो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला में है? याद रहे सतपुड़ा रेंज में है। दैट इज इन सतपुड़ा रेंज, बीजागढ़ की पहाड़ी है ना। ऑलराइट, तो याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा रेंज में है और ये कहाँ पड़ेगा? ये बेसिकली हम कह सकते हैं जो बड़वानी है और असीरगढ़ है उसके बीच में पड़ेगा, है ना, समथिंग लाइक दैट। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, है ना, मतलब ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये तो बेसिकली पाए जाते हैं। सब ह्यूमिड हिली फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं उप आर्द्र पहाड़ी वन, ये भी पाए जाते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट कांटेदार वन भी पाए जाते हैं। अल्पाइन वन नहीं पाए जाते, बिकॉज क्या है ना, अल्पाइन वन कहाँ पाएंगे? अल्पाइन वन हिमालय में पाए जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा हाइट में, मतलब तकरीबन 3000 मीटर की हाइट में अल्पाइन वन पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पर बर्फ जमी रहती है ना। तो अल्पाइन वन यहाँ नहीं पाया जाता, बाकी सारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है पांचवा। देखो ये जो सेट हम ले रहे हैं ये सेट सी है ना। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। तो अनूपपुर जिले के चचाई में कौन सा स्थित होगा? एक सिंपल सा है, अमरकंटक। अमरकंटक पावर स्टेशन है आपका, जो कि आपके यहाँ है। सतपुड़ा कहाँ पे है? ये सारणी में है, बैतूल में, है ना। चलो बाणसागर जानती हैं आप। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? 2020-21 का पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को हल्का गेस वर्क से भी आप कर सकते हो, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो कौन सा पश्चिमी इलाका जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा मालवांचल में आता है। और मालवांचल में ही आपका मालवांचल में आता है, फिर इसके बाद साउथ का जो है निमाड़ांचल में आता है। तो यहाँ पे आपको काली मिट्टी पाई जाती है ना। और आपका दमोह है, मंडला है, पन्ना, इसको तो आप हटा सकते हो। खरगोन की बात करें, खरगोन जो है आपके निमाड़ अंचल में बेसिकली आता है। खंडवा खरगोन, खरगोन जो कि पश्चिमी निमाड़ में आता है। तो देखा है तो यहाँ पर कपास उत्पादन होता है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो, इन केस आपको क्लियर कट नहीं पता है तो भी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी ही बोलते हैं ना। चलो, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश की सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट बीच में दिया है जो बहुत कन्फ्लिक्ट करता है और उससे सीधा गलत हो जाता है, वो ऑप्शन। वैसे हम देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या लिखें। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8,000 किलोमीटर से अधिक है, सही है। राज्य राजमार्गों की लंबाई 11,000 किलोमीटर से अधिक है, पढ़ते आए हम लोग। जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक है। लेकिन चौथा ऑप्शन बड़ा ही अजीबोगरीब दिया है, सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सीधा गलत दिया है, तो यहां पर ये डी ऑप्शन यहां पे हो गया है ना। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स गेट दैट क्वेश्चन। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? देखो, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। जैसे कि आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किसमें, पन्ना में हमारा उत्पादन होता है हीरे का। हीरे के उत्पादन में भी हम देश में फर्स्ट रैंक पे आते हैं। वैसे तांबे के उत्पादन में भी हमारी जो रैंक है वो फर्स्ट है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का जो मलास खंड है, कहाँ पर है? बालाघाट में। वहाँ पर हमारे तांबे की माइंस हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सही ऑप्शन क्या हो गया? सही ऑप्शन हुआ सी। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से मध्य से कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? देखो, ये नदी बड़ी फेमस है, हम लोग पढ़ते भी हैं। कौन सी रेखा कर्क रेखा को 2 बार कट करती है? तो ये हमारी माही नदी है जो 2 बार कट करती है ना। तो ये माही नदी है जो कि 3 राज्यों से प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया इधर, फिर उसके बाद में राजस्थान भी हो गया, फिर गुजरात हो गया है ना। तो ये कुल मिला के 3 राज्यों से प्रभावित होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, एक और याद रखना, कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, मतलब मकर रेखा को 2 बार कट करती है? तो ये तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लेकिन मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कहाँ बहती है? वो बहती है अफ्रीका में, और उस नदी का नाम है लिम्पोपो। याद रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा आता है अक्सर। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार कट करती है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, है ना। चलिए 10th क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? अब देखो, यहां स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट है काली मिट्टी कपास की मिट्टी के रूप में भी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉटन सॉइल के रूप में जानते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। जल धारण क्षमता भी काली मिट्टी में काफी ज्यादा होती है। काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, इससे कोई मतलब ही नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और चौथा है, इसकी संरचना गांठदार लेकिन कभी कभी भुरभुरी होती है, तो ये बिल्कुल सही कह सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे हमने इस तरह से निकाल लिया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? अब देखो, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में, अब इसमें ऑप्शन दिया है संसद के दोनों सदनों के सदस्य। देखो, दोनों सदनों के होते हैं, लेकिन केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते। क्योंकि राज्यसभा में आपको पता होना चाहिए, हम नॉमिनेट भी करते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेट करते थे, हालांकि अब वो कल्चर खत्म कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में तभी भी नॉमिनेट होते हैं। तो यहां पर देखा है तो यहां पे ये ऑप्शन गलत हो गया। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तो ये भी ऑप्शन यहां पे होल्ड में है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यस, बिल्कुल सही बात है। संसद के निर्वाचित सदस्य तो पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और साथ में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि विधानसभाओं के साथ में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके भी जो विधायक हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। देखा है तो जितनी विधानसभाएं होती हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे प्रदेश हो, सभी के विधायक, जो निर्वाचित विधायक हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट में, महाभियोग में जरूर ध्यान रखना, केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सांसद पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो मनोनीत हों, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं ना। किसमें? इम्पीचमेंट में, महाभियोग में, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों की व्याख्या, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ना। चलो चलते हैं 13 क्वेश्चन में। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है? संसद में कौन कौन शामिल है? तो याद रहे, संसद में कौन कौन शामिल है, हम लोग पढ़ते आए हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारी संसद के एक हिस्सा माने जाते हैं, पार्ट माने जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन में चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड के, देखो एग्रीकल्चर बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये स्थापना की गई थी 1982 में। तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, है ना। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी
और सिडबी की स्थापना हुई है अप्रैल 1990 में। यदि आप बीइंग प्रिसाइज देखना चाहते हैं तो ये हुई थी 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 1990 को, है ना, सिडबी। अगला है 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब देखो, राष्ट्रीयकरण की बात करें, नेशनलाइजेशन की बात करें तो हमने 2 बार किया था। एक तो 1969 में किया था, उस समय हम लोगों ने 14 बैंक को नेशनलाइज किया था 1969 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 1980 में किया था हम लोगों ने 6 बैंकों का। तो कुल मिला के 1969 और 1980 को मिला दे, कुल मिला के 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हमने उस समय किया था, है ना। 17th क्वेश्चन में चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो आर्टिकल 21A में रख दिया गया। और एज ऑफ नाउ जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, RTE के नाम से मशहूर है, राइट टू एजुकेशन, ये हमारा एक मौलिक अधिकार हो चुका है, जिसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, है ना। अब याद रखना, ये चीज जो हमने लाया है वो किससे आया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने इसको लाया है। तो ये आप याद रखना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 51 का 51A की बात करें, मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 11 है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर, ऐसे वर्ड जो जोड़े गए थे ये बाद में जोड़े गए हैं, और ये उस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है जिसको हम एज ऑफ नाउ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी लेके आया था, लेकिन एनीवे इसके बहुत सारे हालांकि क्लॉजेस को 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार जो है, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने कुछ चेंज भी किए थे। बट एनीवे 42nd अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। देखो, संविधान सभा का निर्माण 1946 में किया गया था, आप सभी जानते हो। हालांकि उसमें पूरा एक प्रोविज़न है किस कहाँ पे कितनी सीटें अलॉट की गई हैं, लेकिन याद रखना, संविधान सभा ये पूछाता है, संविधान सभा क्या कंप्लीटली इलेक्टेड बॉडी थी या नॉमिनेटेड बॉडी थी। तो याद रखना, संविधान सभा में दोनों प्रकार के मेंबर थे। जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जो ब्रिटिश रियासतें थी जहाँ पे राजा रूल करते थे अंग्रेजों के अंदर, वहाँ पे नॉमिनेट किए गए थे। और जो हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, मतलब ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ से इलेक्टेड मेंबर हुए थे, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में, कैबिनेट मिशन प्लान। चलो चलते हैं 21st क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है। अब देखो, ये गाजा स्ट्रिप इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो काफी इस समय चर्चा में है, इजराइल पैलेस्टीन का, है ना। और कौन सा है, एक ही सागर है, भूमध्य सागर, जिसे हम कौन सा सागर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन सी, है ना। चलो 22nd क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स गेट द 22nd क्वेश्चन ओवर हियर, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, मिलान करना है इसमें। अब देखो, बैलाडीला की बात करें तो बैलाडीला ये कहाँ है, ये है बेसिकली आपके उड़ीसा में। केंदुझर कहाँ है, केंदुझर है आपका छत्तीसगढ़ में। बालाघाट है कहाँ, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद कुद्रेमुख की बात करें, ये है कर्नाटका में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो, इसका सही ऑप्शन हो गया डी, ACDB, है ना। यदि कहीं पे मिस्टेक लगेगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज हमने रिसर्च काफ़ी ज़्यादा किया है। कुछ चीज़ें बहुत ही ऑब्वियस थी, तो वहाँ पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी नहीं लगा, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप लोग ज़रूर डिस्कस करें, बिकॉज एक डिस्कशन फोरम है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। दिस हाउ इट वर्क्स, है ना। एक पूछा गया, टाटीपाका तेल रिफाइनरी ये कहाँ पर स्थित है, टाटीपाका। तो ये बड़ी फेमस ऑयल रिफाइनरी है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। जगर मोहन रेड्डी काफ़ी फेमस है, CM है इस समय वहाँ पे। युग्मों को मिलान करना है। यहाँ पे आपके सामने बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, साथ में स्टेट दिए हैं, तो आपको मैच करना है। नोकरे कहाँ पर है, नोकरे की बात करें कहाँ पर है, ये आपका है मेघालय में। मानस कहाँ है, मानस याद भी कराया था, मानस AS है लास्ट में, असम। तो ये कहाँ पे है, D में है। सिमलीपल कहाँ पे है, सिमलीपल है आपका, दैट इज लोकेटेड इन द ओडिशा। शेषचलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हो गया A इज राइट ऑप्शन। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया था। अंडरग्राउंड हीट का इस्तेमाल किया गया था, इट्स लाइक जियोथर्मल एनर्जी। ये किया गया था USA में, बोइजे में, है ना। हालांकि
इसमें हल्का डिस्प्यूट भी है, आप लोगों को यदि लगता है तो आप लोग कमेंट कर बताइए। निम्नलिखित में से किसे मोलासिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलासिस बेसिन कहा जाता है किसको? दैट इज मिजोरम, है ना, मिजोरम। याद रहे ऊपर मणिपुर है, उसके नीचे मिजोरम है, मिजोरम के इधर बगल में त्रिपुरा है ना, तो याद रखिएगा, है ना। उसके ऊपर नागालैंड है, फिर उसके ऊपर फिर अरुणाचल प्रदेश है ना। चलिए 27th क्वेश्चन में चलते हैं। लेट्स ब्रिंग द 27th क्वेश्चन ओवर हियर। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती? ये बात कर रहे हैं पटल विरूपण की। इंग्लिश में इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं डायस्ट्रोफिज्म। देखिए, इसमें एक है परवर्तनी। परवर्तनी क्या होती है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में ओरेगेनिक। देखिए, ओरोगेनिक क्या होती है? ओरोगेनिक में क्या होता है कि एक प्लेट नीचे दबती है ना, और एक प्लेट ऊपर उठ जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि यहां पे हिल बन जाता है, पहाड़ बन जाता है ना। तो ये है परिवर्तनी, तो ये इसमें आएगा, पटल विरूपण में। बिल्कुल सही बात है, डायस्ट्रोफिज्म में आएगा। हेट्रोजेनिक का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, विषमांगी का, भूकंप, प्लेट विवर्तन की, ये तीनों इसमें आएंगे। बड़ा ऑब्वियस बात है, यहाँ पे पटल विरूपण मतलब बहुत बड़े चेंजेस होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। 28 क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं लिटरेसी की, तो हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे, लोवेस्ट कहाँ पे है। तो यहाँ पे समझना 2011 सेंसस में लिटरेसी का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे लिटरेसी में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। लिटरेसी में केवल 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको ही शामिल किया जाता है, पहली बात तो याद रखना, जिससे पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए। अब इसमें ये समझना आपको कि ये केरला सबसे टॉप में है, केरला में लिटरेसी सबसे अधिक है, फिर उसके बाद मिजोरम का है, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। तो ये सीक्वेंस है, इसको आप याद रखें, केरला, मिजोरम। केरल के बाद मिजोरम ही आता है, बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको लगता है कि बहुत सिंपल है, बट मिजोरम इज अ वेरी गुड वन, है ना। अगला क्वेश्चन है 29। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, है ना। अगला है नासिक जिले में त्रिम्बक पहाड़ियों वाली इनमें से कौन सी नदी है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वैतरणा। वैतरणा बेसिकली सह्याद्री की जो पहाड़ियां हैं, ट्रिम्बक हिल्स, वहां से बेसिकली ओरिजिनेट होती है, वहीं से फ्लो होती है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिवर वैतरणा, याद रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके उदाहरण है? तो ये सिंपल सा B2C का मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर का मॉडल है। अगला है साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? तो फायरवॉल क्या करता है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक नेटवर्क की अनधिकृत जो पहुंच है उसको अवरुद्ध करता है, मतलब ये ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को। तो ये हुआ, इसका सही आंसर हुआ B। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? मतलब आपको मैनिपुलेट करके आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, ये है फिशिंग। फिशिंग, विशिंग, एसएमएसिंग, ये तीनों टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, बट फिशिंग ही मेन है, जिसमें आपको ईमेल के माध्यम से आपको कहा जाएगा कि आपकी लॉटरी लगी है, आपने पर्सनल डेटा जो है शेयर कर दीजिए, या कुछ ऐसे ही करके मैनिपुलेट किया जाएगा और आपके पर्सनल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को आपसे निकाल लिया जाएगा। बाद में आपको आपके साथ साइबर अपराध होगा, तो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। अब देखो, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इंग्लिश में यदि हम बात करें तो यहाँ पे रिसीवर जो है इंटरप्रेट करता है जो सिंबल होते हैं, जो सोर्स ऑफ मैसेज होता है उसको। तो क्या होता है, इसे बोलते हैं डिकोडिंग, है ना। तो इन कोडिंग में क्या होता है कि जो मैसेज होता है उसको पहले कोडिफाई किया जाता है, लेकिन यदि एक संकेत को उसकी व्याख्या करना है तो उसे बोलेंगे विसंकेतन, इसे बोलते हैं डिकोडिंग, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भी ब्राउजर नहीं है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वेब ब्राउजर है, मोजिला है, गूगल क्रोम है, याहू कोई एक वेबसाइट है ना। अगला, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? देखो, पहले में वैक्यूम ट्यूब किया था फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया था, VLSI बाद में इस्तेमाल किया गया है, याद रखिए, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था? चैट जीपीटी, इसमें बहुत ही फेमस है, ये है ओपन एआई के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय, चैट जीपीटी। कौन सा ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? 38वें क्वेश्चन में चल रहे हैं हम लोग। ये है आपका MP ऑनलाइन। MP ऑनलाइन कोई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है, इसमें आप
अपने फॉर्म भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? देखो ये है आपका DSL, दैट इज DSL, है ना। क्या मतलब इसका मतलब है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना। तो ये रहा DSL। 48 क्वेश्चन, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सबसे बड़ा लाभ है 24/7 कार्य करने की क्षमता है, तो ये हुआ ए, है ना। बाकी ऑप्शन निगेटिव में लिखे हुए हैं, बट ऑब्वियस सी बात है। 41 क्वेश्चन में लेते हैं। 41 क्वेश्चन है भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? बहुत ही सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये है बड़वानी, है ना। अगला क्वेश्चन है जनजाति नेता रहे सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई बेराला अंग्रेजी विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो ये वही टाइम पीरियड है, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये 1847 स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, 1858 में, है ना। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन, सागर का मतलब मैं बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड अंचल का, तो बुंदेलखंड अंचल का कौन सा लोक नृत्य है, बड़ा ऑब्वियस पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मौनी नृत्य थोड़ी कम सुना होगा आपने, बिकॉज मौनी नृत्य बेसिकली होता है, लेकिन थोड़ी चर्चा हम लोग कम ही करते हैं। जैसे राई नृत्य जो मेन फेमस है, क्योंकि राई मध्य का राजकीय लोकनाट्य भी है। बाकी मांडल्या, फिफरिया, डंडा, ये तीनों नृत्य जो है आपको मालवा या निमाड़ांचल में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 44 क्वेश्चन में चलते हैं। चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये है ब्रह्मपुरी। और चित्रकूट याद रखना, चित्रकूट जो है कौन सी नदी किनारे बसा है, ये पूछा जाता है, मंदाकिनी नदी किनारे बसा हुआ है। मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुकुल, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। अक्सर मैंने डिस्कस किया आपसे कि आपको तकरीबन 12 से 13 जो हमारे मेन जो साहित्यकार है, जिनका नाम काफ़ी चर्चा में आता है, जो अक्सर पूछे भी जाते रहे हैं, तो उनके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, मतलब उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, इससे कन्फ्यूजन ना हो। ऐतिहासिक है मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपके खजुराहो में। मतंगेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? ये है आपके खजुराहो में। खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था। और याद रहे, खजुराहो को एज ऑफ नाउ हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया है। तो खजुराहो कब बनाया है? 1986 में, 1986 में सबसे पहले इसी को बनाया है। उसके बाद 1989 में सांची के स्तूप को डिक्लेयर किया गया है। फिर 2003 में हम लोगों ने जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसको भी डिक्लेयर किया है ना। तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। 47 क्वेश्चन में चलते हैं। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये है आपकी गोंड जनजाति का। और भील का पिथौरा बड़ा फेमस है, आप लोग जानते ही, अक्सर एग्जाम पूछा भी जाता है। नोह डोरा थोड़ी कम पूछा जाता है, लेकिन अब ध्यान रखना, आने वाले कल पूछा जाएगा। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका किसी प्रसिद्ध रचना है? ये है बेसिकली केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। तो ये दूसरा क्वेश्चन साहित्य से पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई? तो थौना लोहारी की जो घटना है, गोलीकांड घटना है, ये हुई 1939 में। और इसी समय त्रिपुरी अधिवेशन मध्य में आयोजित किया गया था। याद रखिए, त्रिपुरी मतलब प्रेजेंट टाइम में जौलपुर, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे और बाद में उन्होंने रिजाइन दे दिया था गांधी जी से मतभेद के चलते। और फिर पट्टाभी रामैया चूंकि हार गए थे, तो उनके कारण मतभेद हुए और बाद में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। 50th क्वेश्चन आपके सामने है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण था आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे? तो ये किस पर लिखे हैं? ये लिखे हैं गणेश शंकर विद्यार्थी पे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन साहित्य का हो गया। 51st क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? देखिए, इसमें देखा जाए तो इसका सही आंसर है, ये है अलीराजपुर। लेट मी शो दिस वन। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है, ये प्रॉपर तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का ये रिपोर्ट है। इससे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 5 साल में 36.57 था, वो 20.63 हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट इंप्रूवमेंट जो परसेंटेज हेडकाउंट की बात करें तो उसमें पाया गया अलीराजपुर में 31%। फिर है बड़वानी, फिर है खंडवा, फिर है बालाघाट, फिर है टीकमगढ़, है ना। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिस्टिंग आपके सामने दी गई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना। व्यवसाय सुधार कार्य योजना इंग्लिश में इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है, दैट इज बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, है ना। के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? देखिए यहाँ पर भी मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है। और ये प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए लिखा है इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 का। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना ऐसे राज्यों को टॉप अचीवर्स बोला गया था ना। बाकी हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अचीवर्स कैटेगरी दिया गया था ना। तो ये चीज़ थोड़ी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करना है। अब देखिए यहां पर याद रखना है, सबसे यहां पर लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो है आपकी अनूपपुर की। अनूपपुर कितनी थी? दैट इज 12.3%। फिर है बैतूल की सेकेंड नंबर पे 12.9, फिर छिंदवाड़ा की 13.07, फिर मंदसौर। तो ये 4 राज्य हैं नीचे से, है ना। तो ये चारों राज्यों का ध्यान रखिएगा। ये 53rd क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए भी। 54th क्वेश्चन है, चूंकि अभी 2021 का सेंसस तो हुआ नहीं, 2011 का सेंसस ही आपको याद रखना है और उसी से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखें 2011 का सेंसस आपको बार बार रिवाइज करके जाना है। अभी अप्रैल में भी एग्जाम होने वाले हैं, अप्रैल 2024 में आपका एमपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स होगा, तो उसके हिसाब से भी आप तैयार रहिएगा, है ना। टांट्या मामा जो है आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? सीधा उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के जो लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम का ये मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? ट्रांसफार्मर, है ना, इसको बोल सकते हैं आप क्या? ट्रांसफार्मर एंड एलाइड प्रोडक्ट क्लस्टर, ये आपके ग्वालियर में। चलिए 56 क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक किसे बोलते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। बहुत बार डिस्कस किया आप लोगों से। रिपन का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे लिबरल इनिशिएटिव लाए गए थे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बनाया दिया गया? तो यह है 74th अमेंडमेंट एक्ट, और 73rd से पंचायतों, ग्राम पंचायतों का, है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, मनी बिल है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर करते हैं, इनका डिसीजन ही मान्य होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी होती है? ये कितनी होती है? ये होती है 62 साल, 62 ईयर्स, है ना। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी एज कितनी होती है? 65 साल। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सॉरी फॉर दैट, जस्ट समझू। पंडित कुंजीलाल दुबे ये पहले हमारे अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। भगवंत राम मंडलोई की बात करी, द सेकेंड चीफ मिनिस्टर, है ना, तो सारी याद रखना है। 61st क्वेश्चन में चलते हैं। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? सारी की सारी शामिल रही है, ऊपर सभी होगा इसमें, है ना, डी ऑप्शन। सुशीला चानो, मोनिका, वंदना खटारिया। लेकिन में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो है ये आपके नैनीताल में ही है, हिली एरिया में है ना। ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेशनल साइंसेस की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हिली एरिया में ही होते हैं। डिफेंस मैनेजमेंट का ये आपका कॉलेज जो है रक्षा प्रबंधन का सिकंदराबाद में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यही गलत है इसमें ऑप्शन, मुंबई में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? मैसूरू में है। हालांकि लोग टिक नहीं कर पाते हैं कि भाई भारतीय भाषा का संस्थान कहाँ होगा, तो ये कहाँ पे? मैसूर में है, मैसूरू में है। इसको आप याद रखिए, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पहले भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर तो आप जानते ही है ना। 63rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? दिया सभी को दिया गया है, लेकिन विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया किसको? दैट वाज गिवन टू श्रीनिवास वर्धन, है ना। सी ऑप्शन इसमें सही है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये आपके जयपुर में, राजस्थान में, है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? अभी मैंने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, अभी MPPSC फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और ये थे शरद कमल। इसीलिए मैं कहता हूं कि MPPSC का जो मैंने सीरीज चलाया था उसको आप जरूर देखें। MPPSC 2024 के लिए हमने प्लान किया है कि ये जो सीरीज है हमारी, इसको हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले और सारी यूनिट को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कराया सके, है ना। और हमारे बैचेस भी लॉन्च हो रहे हैं 25 दिसंबर से, आप उस बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर आपको बता देता हूँ, नंबर है हमारा 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके हमारे बैचेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो याद रखिए, इंग्लैंड के खिलाफ में पहला वनडे खेला है 1974 में, है ना। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ है? ये हुआ 2015 से। 2014 में बीजेपी सरकार बनी है, 2015 21 जून से यहाँ पे इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाने लग गया। कब? 21 जून को। डेट याद रखिएगा। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? ये कौन है? बहुत ही फेमस नाम है, बता सकते हैं आप लोग, मंजू। मंजू। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया? ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं वहां पे यूजुअली इंडिया ही ऑप्शन होता है। हालांकि मैं नहीं कहूंगा ऐसे जनरलाइज करके, बट अब टिक करना है, गेस वर्क करना है, तो आप ये सोच सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में इंडिया ऑप्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। और किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एज स्टील मैन ऑफ इंडिया। ये है जमशेदजी ईरानी। 71st क्वेश्चन है, लेट मी गेट द 71st क्वेश्चन टू यू। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होते हैं 3। तो कुल मिला के 5 मेंबर बॉडी होती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मिला के, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता? तो अब देखो यहाँ पे वैसे देखिए, शिक्षा के संबंधित अधिकार का मतलब नहीं है, बाकियों का मतलब है इससे। अगला आपके सामने, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? तो ये है आपका 6 साल। और याद रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी होती है CAGI। यहाँ से क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर साल पूछा आता है। आर्टिकल 148 में मेंशन है, आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज़ के बारे में कहा गया है। NGT की बात करी है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया? बाद में उन्होंने 2001 में अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था। और ये कौन है? ये है बेसिकली दैट इज योगिंदर कुमार अलग। दैट इज योगेंद्र कुमार अलग। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इनका कहना यह था कि बेसिकली जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं होने चाहिए, बल्कि सभी के लिए कॉमन होना चाहिए, तब जाके हम असेसमेंट कर सकते हैं सही तरीके से, है ना। बिकॉज कई बार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का बेनिफिट मिल जाता है किसी को। एनीवे, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? और अब देखो, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लगा मेरे को, बिकॉज इतना पुराना क्वेश्चन पूछा है। 15वें का पूछ लेता, 14वें का पूछ लेता, बट 12वें का पूछा गया है, और ये है डॉक्टर सी रंगराजन, याद रखिएगा, है ना। अगला आपके सामने, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? खाद्य संरक्षण आयोग की बात कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन की बात कर रहे हैं। देखो, ये है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? पब्लिक सर्विस कमीशन के व्यय से संबंधित है। ये आर्टिकल 322। काइंड ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन, मैं इसको बहुत आसान नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे आर्टिकल इस तरह से आर्टिकल एक एक करके याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं, मतलब जो फंक्शंस हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? ये आपका दिया है सेक्शन नंबर 10 में। तो कौन सा है? सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 10 है, धारा 10 में। 80th क्वेश्चन आपके सामने, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये कब गठित किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा। 81st क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में मिलाई गई? ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाना लिटरली बहुत डिफिकल्ट होता है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दैट इज UPSC। ये है 222 जो रियासतें हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, है ना, 222। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो ये कौन सा प्रदेश था? ये है विंध्य प्रदेश। याद रहे, रीऑर्गेनाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, और याद रहे मध्य प्रदेश जो था हमारा, ये 4 जो राज्य थे उनको रीऑर्गेनाइज करके बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। हालांकि जो प्रेजेंट फॉर्म है ये तो 1 नवंबर 2000 में बना, बिकॉज छत्तीसगढ़ बाद में अलग हो गया, है ना। तो छत्तीसगढ़ को यदि मिला दें तो यहाँ पर पहले केंद्रीय प्रांत और बरार हुआ करता था। तो केंद्रीय प्रांत और बरार की बात करिए, पूरा महाकौशल का जो क्षेत्र है ना, ये वाला महाकौशल का रीजन, और साथ में नीचे थोड़ा नागपुर का रीजन भी, ये पूरा आपका आता था केंद्रीय प्रांत और बरार में, सीपी और बरार में, है ना। अब याद रखिए, इसकी राजधानी भी नागपुर हुआ करती थी, है ना। तो पूरा महाकौशल का रीजन, छत्तीसगढ़ का रीजन ही पूरा उसमें आता था। इसके बाद ये पूरा इधर का जो क्षेत्र था ना, ये पूरा इधर पूरा ये महाराष्ट्र वगैरह सब मिला दो,
सॉरी महाराष्ट्र कह रहा हूँ, ये ग्वालियर का इलाका और इधर पूरा मालवा का अंचल, ये मिला दो तो ये बनता था मध्य भारत, दैट इज कॉल्ड एमबी। तो केंद्रीय प्रांत और बरार के जो पहले सीएम थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य भारत जो कि ग्वालियर और ये जो इंदौर का इलाका है इसको मिला देने पे मध्य भारत बनता था, इसके पहले सीएम थे पंडित लीलाधर जोशी। और फिर एक बनता था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश कौन सा था, ये था ऊपर का, इसमें बुंदे, इधर बघेलखंड है इधर बुंदेलखंड है, इन दोनों को मिला दो तो विंध्य प्रदेश बन गया। इसका पहली राजधानी थी, इसकी राजधानी थी रीवा, और इसके पहले सीएम थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला। और एक था बीच में यहाँ भोपाल, और इसके पहले सीएम थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये कुल मिला के 4 राज्य रीऑर्गेनाइज हुए थे 1 नवंबर 1956 को और बना था मध्य प्रदेश। साउथ का जो नागपुर का रीजन है वो महाराष्ट्र में डल गया था, बरार का क्षेत्र भी नागपुर में डल गया था। तो सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। एनीवे चलिए आगे चलते हैं। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में भाई, तो कि सूरत अधिवेशन बड़ा फेमस है 1907, याद ही होगा। बताइए जरा उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, एनी ऑफ यू। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी। अब देखो इसमें ऑप्शंस में आपको क्लियर कट ना पता हो, लेकिन जब एलिमिनेट करते हो तो यहां पे बन जाता है। इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण कभी नहीं मांगा गया, पृथक्करण ही मांगा गया। भाई एकीकरण क्यों मांगेंगे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। बाकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हमेशा मांगी गई, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि हो ये भी मांगा गया, कार्यपालिका में न्यायपालिका पृथक्करण किया होना चाहिए ये भी मांगा गया। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। 85th क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, और ये कौन है, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा ये वर्ड क्वाइन भी किया गया था ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया। गणेश उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जाता है महाराष्ट्र में, दैट इज बाई बाल गंगाधर तिलक। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, है ना, सॉरी फॉर दैट। 87 क्वेश्चन में चलते हैं। 87 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई। विलियम बेंटिक भी काफी लिबरल माने जाते हैं, सती एबोलिशन एक्ट में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करा। सती एबोलिशन एक्ट इन्हीं के टाइम में लाया गया, और साथ में 1833 में एक एक्ट के द्वारा इनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, विलियम बेंटिक। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोले जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये जो काम किया गया था ये किया गया था 1835 में, ये भी आप याद रखिए, प्रेस फ्रीडम। डेट याद रखना है तो डेट भी याद रखते हैं, 15 सितंबर। चार्ल्स मेटकाफ को भी इसमें प्रेस की फ्रीडम में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन बना जाता है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, ये कब किया, दैट वाज डन बाय इन 1739 में, 1739 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त गुट्टू ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। देखो इसको बोला गया था रूपक, क्या है रूपक, और ये थे चांदी के सिक्के, है ना। 90 क्वेश्चन है। आर्य मंजुश्री मूल का निम्नलिखित में से किस संबंधित है, ये है महायान का। याद रहे ये सारे के सारे बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं, महायान उनमें से एक है। हीनयान और महायान दोनों ही बेसिकली जब डिवीजन हुआ था ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था कनिष्क का टाइम में, याद होगा आपको, कुषाण वंश के कनिष्क ने इसको आयोजित कराया था, और बाद में महायान और हीनयान 2 अलग सेट हो गए थे 4थी बुद्धिस्ट काउंसिल में, कुंडलवन में, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। तो पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर बुआई करते हो, फिर सिंचाई करते हो, फिर कटाई करते हो। तो ये बेसिकली ऑप्शन हो गया आपका। इंग्लिश में देखें सॉइल प्रिपरेशन, फिर सोइंग, फिर उसके बाद इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग, है ना। चलो 92nd क्वेश्चन है। वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलिड उष्टगण वर्ष किसने घोषित किया। कैमलिड, कैमल, है ना, ऊंट। तो ये किया यूनाइटेड नेशंस ने। 2024 का साल होगा, है ना, 2024 आने वाला है। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। अब देखो अभी हाल में क्या है, नरो हिल्स काफी चर्चा में थी, है ना, डिक्लेयर तो हमने किया, लेकिन अभी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज नहीं है। बाकी हिमालय जो है, हमारा सुंदरलैंड है, वेस्टर्न घाट है, ये सारे के सारे हॉटस्पॉट में आते हैं, लेकिन नरो हिल्स नहीं है। कहाँ है, सतना में, लेकिन इसको अभी हमने डिक्लेयर नहीं किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। सो अगला क्वेश्चन है, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्नलिखित में से उच्च पोषण ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। देखो यहां पे देखा जाए तो बाकी न्यूटन के नियमों का तो कोई मतलब यहां पे है नहीं,
थर्मोडायनामिक्स की यदि हम बात करें, थर्मोडायनामिक्स में जो फर्स्ट लॉ है उसका भी कोई बहुत मतलब नहीं, सेकेंड लॉ जरूर है जो कि इसकी बात करता है, लो लेवल से हाई लेवल पे जाने की बात करता है। तो ये आपका उष्मागतिकी का द्वितीय नियम इसमें फिट बैठता है इन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो। 95वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये है ऑस्टियोक्लास्ट, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन का रिफॉर्मेशन की बात करता है, हड्डी के निर्माण की बात करता है ऑस्टियोक्लास्ट, यदि आप पढ़ेंगे इसको। अगला आपके सामने है ग्रीन मफलर, किस प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर क्या है, एक बेसिकली पोल्यूशन को, सॉरी पोल्यूशन नहीं बल्कि आपका नॉइस को कम करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, जो पेड़ है उनका कवर लगाते हैं कई लेयर में, तो इसे ग्रीन मफलर बोला जाता है ना। तो ग्रीन मफलर का मतलब है बेसिकली ये आपके जो पोल्यूशन है, आपका नॉइस पोल्यूशन, उसको कम करने के लिए हेल्प करता है। और ये रहा आपका 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। अब देखो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे सारे मिलते हैं। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम मिलता है, इसे बोलते हैं नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये तो पोषण मिलता है। एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, ये भी मिलता है। और इसका है ये नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ओरल द्वारा फीड दिया जाता है आपको, तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें शामिल होता है। और बी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, इसे बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मैराइन इकोसिस्टम। क्यों बोलते हैं ऐसा, देखो इसकी एक वजह है। स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ पे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको लगता है कि कुछ और होंगे। देखो क्या होता है कि ओशन में बहुत सारे बदलाव होते नहीं हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है, इकोसिस्टम होता है, वो लगभग सेम होता है ऑल टाइम। लेकिन बाकियों में मौसम बदलते हैं, सारी चीज़ें बदलती हैं, तो फर्क पड़ते हैं। लेकिन मैराइन में ऐसा नहीं होता, मैराइन में लगभग सेम होता है, दैट इज बिग थिंग। तो यहाँ पर स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीएससी तक में पूछा गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। अब देखो इसमें देखोगे तो यहाँ पे प्रदूषक नहीं है पूछा गया है। जैव निम्नीकरण मतलब कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब बायोडिग्रेड जिसका नहीं होता है, तो कागज का हो जाता है, भोजन और पादप अपशिष्ट का हो जाता है, कीटनाशक का नहीं होता। तो यही बेसिकली इसमें ऑप्शन होगा सी, कीटनाशक मतलब इंसेक्टिसाइड्स। और ये रहा 100th क्वेश्चन, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है। बहुत ही फेमस है आदित्य L1, आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दैट्स वेरी सिंपल वन। 1300 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, तो आपको यदि इसमें कोई भी मिस्टेक्स नज़र आती हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक डिस्कशन है, तो यहाँ पे म्यूचुअल ग्रोथ मिलती है। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे पता चल पाए कि आखिर कट ऑफ कितना जाने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप हमारा रामसोनी MPPSC है, वहाँ पे इसका PDF हम शेयर कर देंगे, ये टिक के साथ में ही शेयर कर देंगे, तो उससे आप मैच भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में एक पोल भी क्रिएट किया गया है, यूट्यूब में पोल क्रिएट किया गया, उसमें जरूर पोल में पार्टिसिपेट करें और कमेंट करके बताएं कि कितने मार्क्स आने की संभावना है कट ऑफ में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, दिल को छोटा ना करें जितने भी नंबर आ रहे हो, बिकॉज अभी 2024 का प्रीलिम्स होने वाला है अप्रैल में, तो उसके लिए आप ऑलरेडी तैयार हो सकते हैं। अभी टाइम है, 4 महीने का टाइम है, तो दिल छोटा ना करिए, पुनः तैयारी में लग जाइए और पूरी शिद्दत से तैयारी करिए। आपकी तैयारी में हम जरूर हेल्प करेंगे। जो सीरीज़ हमने चलाई है उसको भी कंप्लीट करेंगे प्रॉपर तरीके से, उसको बड़े स्केल पे करेंगे, और भी क्वेश्चन उसमें लाए जाएंगे। और साथ में मैंने कहा था गेस वर्क के 500 क्वेश्चन हर एक यूनिट के लाए जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म में चलाई जाएंगी, जो आपको काफी बेनिफिट देगी। तो मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।